So today we will start with the second part of the chapter, that is management of natural resources. Before that, you must ensure that you have studied part 1. Now let's start with the part 2. Part 2 में हम पढ़ेंगे एक water as a natural resource. Water is a very crucial natural resource, or we can say it is very precious natural resource, because we are using water for daily, for drinking, washing, cleaning and so many other purpose. Even our body is made up of 70% of our body is made up of water. We need water for our metabolic activities. हमारी body की digestion, excretory activities, body को maintain रखने के लिए हमें water की ज़रूरत है. तो water is very important natural resource. Even water की अगर हम बात कर रहे हैं तो water is essential for all life forms. यानी कि सिर्फ aquatic animals जो पानी में रह रहे हैं सिर्फ उनको वाटर की ज़रूरत है. इवन वही द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटीज. एंड द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर. और वाटर इतना प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है कि एवरी ईयर ऑन 22 मार्च वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस वाटर? ताकि हमें वाटर की इम्पॉर्टेंस पता चले और हमें किस तरह से उसको कंजर्व करना है, ये हम इसको इम्पॉर्टेंस दे सकें. सो वाटर की कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? वाटर 97% ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विद द सी वाटर. सीज हैं, वहाँ वाटर ही वाटर है. तो वाई देर इज़ अ नीड टू कंजर्व वाटर? So my dear students, sea water is not fit for your drinking, you know that, and it is even not fit for the various other activities also. इसीलिए हमें वाटर की कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है. the fresh water available to us is very small, and the sources of that fresh water are, one is groundwater through wells, and these wells can be dug wells or tube wells. Then surface water में आएगा rivers, lakes और the tanks also. तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर, जिससे हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं, वो बहुत कम अमाउंट में है. और इवन कुछ एरियाज़ में वो सूटेबल है, प्रॉपर अमाउंट में है, तो कुछ एरियाज़ में वो बहुत ही ज़्यादा कम है. मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन आर कंट्री इज़ नॉट इक्वल. मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम. इसीलिए हमें वाटर की कंजर्वेशन की ज़रूरत है. और जब हम वाटर की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे डैम्स की, कि व्हाट आर द डैम्स और उनका पर्पस क्या है डैम्स का बनाने का. सो लेट्स टॉक अबाउट डैम्स. Dams. What are dams? Dams are the tanks, actually, are big tanks that are used to store water. Dams ensures storage of water and produces electricity. हम डैम्स में वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं. You must know about some of the important dams. For example, Bhakra Nangal Dam on river Satluj in Punjab, Tehri Dam in Gujarat on river Narmada. Then सरदार सरोवर डैम. wait, here is river Ganga and this is river Narmada. Now let's talk about the benefits of the dam. हम अब बात करेंगे what are the benefits and what are the problems associated with the dams. First of all, benefits of dam.
What are the different benefits of the dam? First, वाटर, हम डैम्स में जो वाटर स्टोर किया है उसको इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो वाटर stored in dams can be used for irrigation. Mostly हम लोग irrigation, farmers of the India generally depend on rain water for the irrigation. But if monsoon is not proper, तो हमें वाटर की अवेलेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होगी. तो वो वाटर कहाँ से मिल सकता है? थ्रू डैम्स. एंड सेकेंड, जिन एरियाज़ में वाटर की स्कार्सिटी है कंट्री में, तो उन एरियाज़ में वाटर की अवेलेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डैम्स को यूज़ कर सकते हैं. वाटर कैन बी सप्लाइड टू वेरियस सिटीज़, टाउन्स थ्रू पाइपलाइंस. एंड मोस्ट important, water is used to produce, water in a dam is used to produce electricity also. And now we will talk about the problems associated with dams. Problems associated with डैम्स. डैम्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम डैम्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स डैम को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मनी कंज्यूम करनी पड़ेगी. बहुत कंस्ट्रक्शन, हैवी डैम, बड़े बड़े डैम्स को बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत पैसा लगेगा, और इतना ज़्यादा पैसा मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हमें डैम्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी. एंड द सेकेंड वन इज़ सोशल प्रॉब्लम. सोशल प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि डैम्स को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होगी नियर द रिवर. अब किसी एक पर्टिकुलर रिवर के आसपास अगर हम सपोज कोई विलेज है तो हमें पूरा का पूरा विलेज डिसलोकेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. और हो सकता है कि जो ये रिवर जिस पे हमें डैम बनाना है उसके आसपास बहुत सारी फील्ड्स हो, क्रॉप फील्ड्स हो, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, तो एग्रीकल्चरल लैंड भी खत्म होगी. तो दीज आर द सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द डैम्स. नाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मीन्स अगर हम किसी एरिया में किसी रिवर के आसपास, रिवर पे डैम बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो आसपास ट्रीज़ हैं वो हमें कट करने पड़ेंगे, तो एनवायरमेंटल इशू. प्लस वहाँ उस डैम में, उस रिवर में कुछ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होंगी, फॉर एग्जांपल फिशेज होंगी और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सो दिस इज अ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डैम्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द watershed management. Now what is watershed management? Next topic is watershed management. Watershed management means it is a scientific method to conserve soil and water to increase biomass production. Biomass means living life form, plants, animals in the soil. Some animals are also, microorganisms are also present in us. तो उन सब के बारे में बात हो रही है. उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें वाटर और सॉइल को कुछ साइंटिफिक मेथड से कंजर्व करना है, दैट इज वाटरशेड मैनेजमेंट. वाटरशेड मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Second one is clean wastewater. Third one is storage of water. So first of all, rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is to ensure or to store the rainwater in the tanks in a surface of a ground so that we can reuse it for the many
पर्पसेस। अगर हम रेन वाटर को जो कि हमारे ग्राउंड में परकुलेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको वहाँ पे एब्जॉर्ब होने से पहले अगर हम किसी एक एरिया पे कलेक्ट कर लेते हैं, किसी टैंक में, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम फिर डिफरेंट we cannot use that water for drinking, but we can use that water for washing, cleaning and so many other purpose. So that is rainwater harvesting. And some of the states still following ancient methods of water harvesting, and they are very good methods of water harvesting. For example, Kuls in Himachal Pradesh, Khadins in Maharashtra and Rajasthan, and Ayars in Bihar, Bundinis in UP and Madhya Pradesh also. So these are the different ancient old methods. In Haryana we use generally the tanks in a ground to store the water and reuse that water for the various purposes. Now clean waste water. क्लीन वेस्ट वाटर, सबसे हम इंपॉर्टेंट बात करें कि वेस्ट वाटर को क्लीन करने की ज़रूरत है। तो वाटर को क्लीन क्यों करना है, वो गंदा ही कैसे हो रहा है जो हमारा फ्रेश वाटर है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दैट इज गंगा वाटर। गंगा वाटर को हम अब रिलीजियस पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो ये गंगा वाटर क्या है, पॉल्यूटेड होती जा रही है डे बाय डे। अगर हम ग्राफ देखें तो इस वाटर की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा है, मीन्स वो वाटर उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है और वो वाटर वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो गंगा वाटर की BOD डे टू डे एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। और हमें क्या पता चला कि वो जो गंगा वाटर है उसमें क्या मिला, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया कहाँ से आया, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है दैट वाज जनरली फाउंड इन अ फीकस और द वेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के वेस्ट में जो वाटर मिलता है दैट इज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। फीकस में जो वाटर मिलता है वो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हमें कहाँ मिला, गंगा वाटर में। तो फिर एक प्लान स्टार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान, जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। गंगा एक्शन प्लान का पर्पस क्या था, टू क्लीन द गंगा वाटर सो दैट इट इज़ फिट फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़। अब इस गंगा एक्शन प्लान में को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गवर्नमेंट ने, तो पहला पर्पस में क्या किया कि कोई भी इंडस्ट्री अगर गंगा वाटर में जो अपना वेस्ट रिलीज़ कर रही है तो उसकी BOD एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट किया कि उतनी होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी तो दे मस्ट बी फाइन। पब्लिक टॉयलेट नियर द गंगा वाटर बनाए गए और रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल किया गया कि अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है तो वो पर्टिकुलर एरिया में ही होगी, ये नहीं कि हम गंगा रिवर के किसी भी एरिया में जाके वो एक्टिविटी कर सकते हैं। किस लिए, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में वो एक्टिविटी हो रही है तो उसी एरिया को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके नियर बाय एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि दैट वाटर मस्ट बी क्लीन रेगुलरली, हमें पूरे गंगा वाटर को बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ गंगा एक्शन प्लान। देयर इज़ अ पोल्यूशन ऑफ अ वाटर इन अ गंगा वाटर एज वी फाउंड, क्या मिला हमें, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया दैट पोल्यूट्स द गंगा वाटर, और गंगा वाटर की BOD इंक्रीज होगी तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या चलाया गया, गंगा एक्शन प्लान। नाउ मूव टू द स्टोरेज ऑफ वाटर। अगर हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या हो रहा है कि जो रेनफॉल है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रही है और बाकी टाइम नहीं है, तो वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है कुछ टाइम के लिए किसी किसी स्टेट्स में, तो हमें तब क्या करना चाहिए, स्टोरेज ऑफ वाटर, कि जब रेनफॉल है तो हम रेन वाटर को स्टोर करके रख लें, और जब रेनफॉल है तो वाटर हमारे पास पूरा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और वो जो स्टोर्ड वाटर्स है टैंक में उसको हम बाद में किसी और पर्पज़ के लिए फ्रूटफुली यूज़ कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज ऑफ वाटर और द वाटरशेड मैनेजमेंट। दिस इज हाउ वी कैन स्टोर वाटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम,
these both are non-renewable natural resources that will be exhausted one day. अगर हम जिस स्पीड से इनको अभी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इनको इसी सेम स्पीड से यूज़ करते जाएंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. क्यों ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि कोल और पेट्रोलियम को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म कोल एंड पेट्रोलियम, एज बोथ ऑफ दीज आर फॉसिल फ्यूल्स. दोनों क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स है. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? द फ्यूल्स हैं ये, क्योंकि बर्निंग पर्पस के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं. और किससे बने हैं ये? डेड प्लांट्स एंड एनिमल से बने हैं, एंड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, कोल एंड पेट्रोलियम? तो कोल इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, and petroleum is produced by the decomposition of animal bodies and due for the millions of years ago. Generally petroleum is found in a water bodies when animals die in a water bodies, and coal can be found in a any land form. So what are the problems associated when we are using coal and petroleum? तो problems की बात कर रहे हैं हम, problems associated विथ कोल एंड पेट्रोलियम. तो कोल पेट्रोलियम को अगर हम बर्निंग करेंगे, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम लीड्स टू एयर पोल्यूशन. ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें हमने व्हीकल्स में तो क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, और साथ में स्मोक भी रिलीज हो रही है, एंड दैट स्मोक कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस. जहाँ पे पॉल्यूशन होता है इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस इवन टू ब्रीथ. दैट इज बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एयर pollution due to use of coal and petroleum. Third one is the third problem that is associated with the coal and petroleum is global warming. Global warming क्या है? Actually global warming is increase in temperature of earth. But अब कोल और पेट्रोलियम के यूज़ करने से टेम्परेचर ऑफ अर्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है. ऐसे कैसे? तो लिसन, जब कोल और पेट्रोलियम की बर्निंग होती है तो कुछ गैसेस रिलीज होती हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस. ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, मीथेन गैस इंक्रीज होगी, तो ये क्या करेंगे? इंफ्रारेड रेडिएशंस जो अर्थ सरफेस पे इनको लेके आएंगी. मीन्स दे अब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द सनलाइट. इंफ्रारेड रेडिएशन जब अर्थ सरफेस पे आएंगी तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा. इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स and various icebergs, and then ultimately the water level rises. So these are the problems associated with the coal and petroleum. So conservation की बात करते हैं. How to conserve energy resources? Very easy, हमारे हाथ में है ये सब करना. Switch off the light when not in use. ठीक है, तो बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम कोल एंड पेट्रोलियम से भी कर रहे हैं, प्लस यूज़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा आजकल हम यूज़ करें कार पूल, और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो. अगर आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ भी करना है, अपनी पर्सनल कार और एक्टिवा वगैरह यूज़ करनी है, तो पूल दैट, ताकि आप लोग कम से कम कोल पेट्रोलियम को यूज़ कर सको. मीन्स बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ दीज हम इनको बचा सकते हैं, बिकॉज दे आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो व्हाट आर द मेथड्स? First is reduce the use. Second, और क्या कर सकते हैं? Avoid using the private vehicles and opt for the public transport. So in these various methods you can conserve the natural resources. So this is all about the chapter. Now practice the NCERT questions in text as well as exercise. That's it.